इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपकी सोशल साइंस का जो पार्ट है आपका सेकंड कहें कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री। ठीक है, पिछले वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। आपका कंप्लीट जियोग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और उसमें आपके 25 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम बिल्कुल तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चांसेस हैं, हायर चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। हिस्ट्री से टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, बने रहना ध्यान से, पूरे क्वेश्चन तुमने देख लिए ना तो सारे चैप्टर्स का बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा घोल बताते चलूंगा। ठीक है, कि किससे पढ़ना क्या है और किससे क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल से बने रहना, बिकॉज यार इतने नंबर का देखो, 2 नंबर का यहाँ से, 5 का, 3 का, 4 का, 4 का, 2 का है ना, ये यहाँ नहीं, यहाँ तो पॉलिटिकल में चले गए हम। ठीक है, तो इतना आप समझ लो, देखो इतने नंबर बहुत ज़्यादा है, तो हम पूरा पोर्शन एक कवर करेंगे। पिछला वीडियो जाकर के देख लेना ये भूगोल वाला। ठीक है, ताकि इनकी भी तैयारी 25 नंबर की हो सके। ठीक है, और फिर आगे हम ये भी कंप्लीट करेंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। हम वहीं पे चल रहे हैं डायरेक्ट अपने कहाँ पे, हिस्ट्री पे भाई। ये तो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप आपकी सारी चीज़ें ये क्लियर हो चुकी होंगी एंड हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखो सभी लोग क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर से कर दें दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के दोस्तों की भी हेल्प हो सके थोड़ी थोड़ी। ठीक है, करनी चाहिए बिकॉज एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ज़्यादा नंबर का इससे आना नहीं है यार, 2 नंबर का आना है इस चैप्टर से। मैं इजीली इसको आप तो को बिल्कुल थोड़े बहुत ही कम क्वेश्चंस में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोगों की कवर हो सके। ठीक है, कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव सब कुछ करवाते चल रहा हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा जो कि डला हुआ है ऑलरेडी, एंड एक और नया वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैथ्सनी। ये आंसर याद रखेंगे, ज्यूसेपी मैथ्सनी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे। ये क्वेश्चन भैया आ चुका है एग्जाम में एंड आपके अभी भी आया था। ठीक है, हाफ ईयरली में शायद क्वेश्चन आया था या प्री बोर्ड में आया था। ठीक है, फ्रेडरिक सारियू, फ्रेडरिक में क्या है, फ्रा है, फ्रांस में क्या है, फ्रा है, तो इससे आपको याद रखना है फ्रेडरिक फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ सन 1914 में आरंभ हुआ था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918 तक चला था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, कब हुआ था भाई, 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था भाई। आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो सुनते चलोगे ना, 2x में सेट कर लो, मैं कह रहा हूँ 2x में सेट कर लो सभी लोग, और सुनते चलो केवल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल से आप पे बनते चलेगा। कह रहे कि ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था, बिल्कुल से याद कर लो अच्छी तरीके से। अब यहाँ से सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जॉल बेराइन क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, ये इंपॉर्टेंट है भाई चीज़। ठीक है, जाल बेराइन कह रहा है कि जाल बेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 ईसा में प्रशा में पहल पर की गई। ठीक है, प्रशा की पहल पर करी गई, और जाल बेराइन का लक्ष्य जो है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना था। ठीक है, तो सिंपली इतना याद रखो, जाल बेराइन क्या है, एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना यहाँ पे 1834 में की गई थी, है ना, प्रशा की पहल में की गई थी। ठीक है, तो शुल्क संघ था और इतने इतने में स्थापना करी गई। इसका लक्ष्य था आर्थिक रूप से लोगों को राष्ट्र के पथ में बांधना। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। ठीक है, सिंपली याद रखना कि यह एक शुल्क संघ था, इसकी स्थापना यहाँ पर 1834 में प्रशा की पहल से की गई, और यह लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्र में बांधने का के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अगला कह रहे हैं कि निरंकुशवाद से आशय क्या है भाई। निरंकुशवाद देखो क्लियर करके रखना चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कह रहा है कि निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा गया है जो अत्यंत केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें हुआ करती थीं। निरंकुशवाद मतलब कह सकते हैं यार कि उसका मतलब सरकार पे कोई सत्ता पर यहाँ पे उसका यहाँ पे कोई जमाव नहीं रहेगा कि हाँ ये मेरी सरकार है ना। ऐसी सरकारें पहले हुई हैं
और इन्हें केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित, मतलब सेना की वहां पर ज्यादा चलती रहती थी और दमनकारी सरकारें यहाँ पर मानी गई हैं। ठीक है, तो दमनकारी सरकारों के रूप में निरंकुशवाद को जाना जाता है, ये चीज बिल्कुल क्लियरिटी से याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता क्या थी। देखो, नेपोलियन की संहिता अगर रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आ जाए सही जोड़ी में, नेपोलियन की संहिता एक तरफ लिखा है, एक तरफ 1804, सो ध्यान रखना। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 1804 में नेपोलियन की संहिता या नागरिक संहिता जिसे कहा गया, इसे इसके नाम से जाना जाता है। इसके जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, मतलब इस संहिता में इस प्रकार के जो है अधिकार वगैरह लिखे गए थे कुछ, जो जिसने जन्म के आधारित, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार कुछ थे जो लोगों के, वो समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, सो ये एक प्रकार की संहिता थी जिसमें क्या है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार इससे समाप्त किए गए और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर सुरक्षित बनाया। ठीक है, तो इन सारे अधिकारों को लेकर ये यहाँ पे आई और कुछ अधिकारों को समाप्त भी किया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्यूसेपी मैथ्सनी कौन था। अभी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वाला देखा था हमने, कह रहा है कहीं ज्यूसेपी मैथ्सनी एक इतावली राजनेता, पत्रकार, इतावली एकीकरण के लिए कार्यकर्ता और इतावली क्रांतिकारी आंदोलन के अगुआ थे। ठीक है, सो ये आप याद रखना। और इन्होंने यंग इटली और यूरोप संघ, इन संगठनों की स्थापना करी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि यंग इटली की स्थापना किसने करी थी, तो मैथ्सिनी ने करी थी। यूरोप संगठन की स्थापना किसने करी थी, तो मैथ्सिनी ने करी थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये कौन था भाई, ये याद रखना। और साथ ही इसने इन संगठनों की स्थापना करी थी, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये रखना ध्यान। कह रहे हैं कि कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूटोपिया भाई देखो, आप ना बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हो और सोचते हो कि ऐसा ऐसा हो। सो यूटोपिया एक ऐसा आदर्श समाज या स्थान की कल्पना है जहां सब कुछ बिल्कुल सही होता है। इसमें सभी लोग सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होते हैं। कोई भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या नहीं होती है। मतलब यार एक ऐसे यहाँ पे एक ऐसी कल्पना है ना, एक पैरेलल वर्ल्ड की बात करी जा रही है एक तरीके से कहा जाए तो, कि जहाँ पे ना किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग सुखी हैं, समृद्ध हैं, संतुष्ट हैं। और ना ही किसी को आर्थिक प्रकार से गरीब है, ना कोई गरीब है, ना ही किसी को कोई राजनीतिक समस्या है। तो ऐसे समाज की केवल और केवल कल्पना ही कल्पनादर्श या यूटोपिया कहलाता है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बन चुका है क्योंकि 2025 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इससे। ठीक है, कल्पनादर्श या यूटोपिया का अर्थ है कि आदर्श समाज या इसके स्थान की कल्पना करना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगले चैप्टर से। कहा था ना ये छोटा चैप्टर है, 2 नंबर का इससे आएगा, ज़्यादा आना नहीं है। अगले चैप्टर से आपका 4 नंबर के समथिंग आना है भैया, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड इस चैप्टर से ना क्वेश्चन भाई बिल्कुल छपने वाले हैं इसी वीडियो से। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, एक एक क्वेश्चन को देखते रहो एंड पूरे याद करके जाना। ठीक है, देखो सुनते चलोगे ना तो याद होता चलेगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और ध्यान से सुनते चलो केवल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सन 1942 1942 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, महीना याद रख सकते हो, अगस्त में। ठीक है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 याद रखना। कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, सो 13 अप्रैल सन 1919। ठीक है, 1919 से याद रख सकते हो। रोलेट एक्ट, ठीक है, रूलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आता है, तो 1919 में किया गया था। ठीक है, और 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ठीक है, मतलब पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में यहाँ पे क्या हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर टिप्पणी आनी चांस है कि आएगी। ठीक है, कह रहा है कि असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखो यार, डेट वाले जो क्वेश्चन है ना वो इस चैप्टर से बनेगी ऑब्जेक्टिव में। एंड आप अगर गलत करके आना चाहते हो ना तो ध्यान से नहीं देखना। ठीक है, और सही करना चाहते हो तो बिल्कुल यार मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, सुनो चीज़ों को, है ना। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में शुरू हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी चाहिए। ठीक है, और ये रहेगा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन दोनों 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, कह रहे हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी, महात्मा गांधी ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज से नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एनी बिसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब करी,
सो 1916 ईस्वी में करी थी, ठीक है, याद रखना इनको, एनी बेसेंट को। नेक्स्ट कह रहा है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। सो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई, लेकिन 1928 में यह भारत आया, ठीक है, और भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके इसका विरोध करा, इसको काला कानून कहा, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1928 में साइमन साइमन कमीशन भारत आया। कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया, ठीक है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बिकॉज यार मैं देखो डेट वाले क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से आने हैं डेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो गांधी और इरविन का समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, जैसे भी उन्हें मुझे नहीं पता, लेकिन याद कर लो 1931 5 मार्च, ठीक है, ये याद रखना। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1928 में, ठीक है, जब साइमन कमीशन आया उसी सन में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी गई, ठीक है। कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा किया करती थीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है एंड ये 2024 में आया था, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। एंड महुआ और कदम्ब, ठीक है, महुआ और कदम्ब की पूजा करें करती थी मुंडा और संथाल जनजातियां, ठीक है। झारखंड की प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति, ठीक है, और ये यहाँ पे महुआ और कदम्ब की यहाँ पे पूजा किया करती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। देखो यार, कहा था ना कि याद रखना है हिंद स्वराज थे महात्मा गांधी को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये पुस्तक किसकी है ना, मतलब इनकी पुस्तक का नाम क्या है, या कह देंगे कि ये पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो वो नाम दे देंगे। तो महात्मा गांधी याद रखना हिंद स्वराज थे, ठीक है, 2025 में आ चुका है। आगे कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में आया था, गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य है। भैया आंसर में कहता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा, ठीक है। उन्हें एक अनुबंध के तहत विदेशों में ले जाया जाता था। बाद में इसी अनुबंध को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिसे अनवर के तहत विदेशों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया, ठीक है। मतलब देखो क्या होता था कि जो औपनिवेशिक काल के समय की बात करें, है ना, उस शासन की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता था, अन्य देशों में, ठीक है, फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज वगैरह में यहाँ पे क्या काम के लिए ले जाया जाता था, ठीक है। वो वहाँ पे जाकर के काम करते थे, ठीक है, उन्हें काम पर आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, और उन्हें उस समय वहाँ पर गिरमिटिया कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये वही गिरमिटिया मजदूर हैं जिन्हें काम के लिए दूसरे देशों जैसे कि फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज में ले जाया गया, और ये विदेशी अनुबंध के तहत, है ना, इन्हें ले जाया जाता था, और ये मजदूरी का काम करते थे, और गिरमिटिया उनके लिए वर्ड यूज होने लगा, सो वो बस हो गई, मजदूर हैं, सो गिरमिटिया मजदूर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। कह रहा है कि पिकेटिंग का अर्थ क्या है। पिकेटिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। कह रहा है पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप था जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आंदोलन कह लो, ठीक है, कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ना, इसका एक ऐसा स्वरूप था जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे, ठीक है। तो लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, और लोग लोगों को जिसकी दुकान है उसको दुकान में नहीं, है ना, जो लोग खरीदने आ रहे हैं उसको फैक्ट्री में, दुकान में नहीं जाने देते थे, ऑफिस दफ्तर वगैरह में नहीं जाने देते थे, क्या कर लेते, रास्ता रोक लेते थे, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रहेगी। ये विरोध प्रदर्शन या का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग क्या करते थे, प्रदर्शन के दौरान दुकान में जाने वाले लोगों, फैक्ट्री और दफ्तर आदि में जाने वाले लोगों का रास्ता रोक लिया करते थे, इसे ही पिकेटिंग कहा गया। कह रहा है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, उदारवाद बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। कह रहा है कि उदारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सबको सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, समाज की बुराइयों में से मुक्ति पाने के लिए और अपने जन जीवन को संपन्न बनाने के लिए उदारवादी विचारधारा एवं दृष्टिकोण को अपनाना होगा, ठीक है। तो मतलब उदारवाद का अर्थ केवल इतना है जिसमें उदारपूर्ण बात हो, उदार एक व्यक्ति अपनी उदारिता को वहाँ पे व्यक्त कर सके, ठीक है, सबको सोचने की स्वतंत्रता जहाँ पर प्राप्त हो, ठीक है, वही एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे उदारवाद कहा गया है। तो इतना आप याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख सकते हो, जिसमें क्या हो, समाज की बुराइयों से मुक्ति हो, मतलब किसी की बुराई की यहाँ पे बात ना हो, अपनी स्वयं की सोच रखने और स्वयं की सोच को सोचने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो, ठीक है। ऐसा एक यहाँ पे दृष्टिकोण ही उदारवाद कहा गया है, इसको याद रखना। कह रहे कि असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, ठीक है। तो इसके कार्यक्रम पर आप ध्यान देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा पर बल देना,
चरखा का प्रचार करना, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास, और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना, पंचायतों की स्थापना करना। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि मुद्दे हैं हमारे देश के, और इन्हें आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बड़ी सिंपल तरीके से, पंचायतों की स्थापना करना, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना करना, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, तो यही इसके कुछ कार्यक्रम थे जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा पर बल देना। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करो, चरखे का प्रचार करना यानी कि अपनी स्वदेशी की ओर जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त लिखिए। भाई बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज यार ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को यहाँ पे गांधी और लॉर्ड इरविन यानी कि इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भाई थी। एक शर्त इसमें क्या रखी गई कि जिसको भी हिंसा का आरोप लगाया गया है और मतलब गिरफ्तार लोगों को छोड़ करके जो भी मतलब राजनेता अगर आपने यहाँ पे गिरफ्तार कर रखे हैं अंग्रेजों ने, है ना, अरविंद के शासन वाले लोगों ने, तो उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ठीक है, उन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है, जेल से। तो ये सारी चीज़ की शर्त थी एक। ठीक है, कह रहा कि बहिष्कार से आशा क्या है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2025 में आई थी। और बहिष्कार देखो, बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदार नहीं लेना। सीधी बात है यार, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ आपको खरीदनी नहीं है, आपको कोई चीज़ प्रयोग नहीं करनी है, तो आप सीधा इनकार कर सकते हो। इनकार करना, आपका मना करना ही उसका बहिष्कार कहलाता है। ठीक है, सो उस समय क्या हुआ करता था, बहिष्कार उस समय कैसा किया लोगों ने, विदेशी सामान जो हुआ करता था, ठीक है, उनके कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, तो उनके चीज़ों को खरीदना ही बंद कर दिया, तो एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना या प्रयोग करने से इनकार करना ही बहिष्कार कहलाएगा, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो यह विरोध का तरीका है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि रोलेट एक्ट क्या था भाई, मैंने कहा था ना 1919 में पारित हुआ था, ये सन याद रखना इसकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए, ठीक है, आप यहाँ पे इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको समझाता हूँ धीरे तरीके से। कह रहा है कि रोलेट एक्ट, देखो रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें भाई देखो, तुम यहाँ पे हो, खड़े हो भाई, और तुमने कुछ किया या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हो तुमने, लेकिन अगर यहाँ पे अंग्रेजी शासन वालों को लगा भाई ये एक बंदा आनाकानी कुछ कर रहा है, ठीक है, तो ये उस पर बिना मुकदमा चलाए सीधा तुम्हें जाकर के जेल में पटक देंगे। ठीक है, सलाखों के पीछे डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, यही रूल एक्ट का कानून था, और ये इसी कारण से काला कानून कहा गया। और यह एक ऐसा कानून था जिसमें कहा गया भाई कि जिसमें आपको बिना अभियोग यानी कि आपका कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सीधा आपको अनिश्चित का समय के लिए जेल में बंद कर दिया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसा था ये कानून, समझ रहे हो आप। इसलिए इसका बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा इसका विरोध किया गया, और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ही ये आया था। इसका विरोध बढ़ चढ़ के हुआ, 1919 में ये पारित हुआ, इस चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज में राज्य स्वराज्य प्राप्ति का साधन क्या बताया है। ठीक है, हिंद स्वराज्य में, ठीक है, गांधी जी ने हिंद स्वराज यानी कि जो गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज, इसमें उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया, तो ये लिखना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल के भीतर अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश शासन है, ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। भाई बिल्कुल यहाँ पे सही कहा था उन्होंने, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ ऐसे भारतीय लोग थे जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, मतलब उन्होंने सीधी बात ऐसी कही कि जो ये उनका सहयोग कर रहे हैं ना, है ना, तो इनके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, हम यहाँ पे जो है एक तरीके से यहाँ पे इनकी चंगुल में हैं, इनसे गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग के कारण चल रहा है। ठीक है, तो अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, ठीक है, भारत के सहयोग, भारतीय जो हैं ब्रिटिश शासन का सहयोग छोड़ दें, तो ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। यही उन्होंने स्वराज प्राप्ति का साधन बताया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 बिंदुओं को समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर टिप्पणी भी आ सकती है, सो सीधी बात है जितना आता है छाप देना। ठीक है, देखो पहले तो डेट याद कर लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जब ब्रिटिश सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चला। नहीं भाई, ये क्या था, देखो
ब्रिटिश सैनिक जो थे, ठीक है, यहाँ पे जलियांवाला बाग एक बाग है, ठीक है, हत्याकांड तो बाद में जोड़ा गया जब यहाँ पे इनकी हत्या की गई गोली चलाकर, ठीक है। तो वो एक बाग है जहाँ पर लोग 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में ये स्थित है, वहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। और अंग्रेजी शासन के कुछ अधिकारियों ने क्या किया, सीधा सैनिकों ने उन पर गोली चला दी बिना किसी उनकी गलती के, सीधे कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर इतनी गोलियां चला दी जिसमें लाखों, मतलब कई हजार लोग मारे गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, कई बूढ़ी महिलाएं थीं, कई बूढ़े बुजुर्ग थे, कई जवान थे, ठीक है। उनकी क्या हो गई, उसमें डेथ हुई, इसलिए उसे हत्याकांड कहा जाने लगा और यही कहलाया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये इस चीज़ का एक पॉइंट हो गया है, इसकी डेट याद रखना, कहाँ पे हुआ था और क्या इसमें हुआ था, ठीक है। गोलियां चला दी गई शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले लोगों पर। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, ठीक है। सो इस घटना के बाद और ज़्यादा आग यहाँ पे लग गई और ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन क्या हुआ, जागरूक हो गया और उग्र हो गया। कह रहा है कि दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। 2025 में क्वेश्चन आया था, देखो आपको इसकी डेट वगैरह याद रखनी पड़ेगी। गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 से 34 ईस्वी का कार्यक्रम तैयार किया और 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से समुद्र तट के एक दांडी की नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा आरंभ की, ठीक है। देखो यार, पहले क्या होता था, नमक कानून, नमक महंगा आता था, ठीक है। उस नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने भाई साबरमती आश्रम से समुद्र तट पे एक गांव है दांडी, ठीक है, वहां तक पैदल चल के जा रहे, पैदल चल के कि ये नमक कानून तोड़ा जाए, ठीक है। दांडी यात्रा या नमक मार्च या नमक यात्रा भी इसे कहा जाता है, नमक मार्च के नाम से जाना जाता है। सो ये देखो, इस चीज़ के बारे में आपको याद रख के करके रखना चाहिए एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कितने सहयोगी उनके साथ थे, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता था, ठीक है ना। दांडी यात्रा में कितने लोगों ने गांधी जी का साथ दिया, तो 78 अनुयायियों ने, सहयोगी ने इस यात्रा में भाग लिया। 78, ये नंबर याद रखना दांडी यात्रा के लिए, ठीक है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 आर्थिक प्रभावों को संक्षेप में समझाइए। सो असहयोग आंदोलन के यहाँ पे प्रभाव कुछ हो सकते हैं। असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव विदेशी सामानों पर पड़ा, क्योंकि उसका बहिष्कार किया गया। इन विदेशी सामानों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, इनके हमने कह दिया कि हमें नहीं खरीदना है भाई, है ना, उनका बहिष्कार कर दिया, हमने इनकार कर दिया खरीदने से, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, है ना, जो आपके विदेशी कपड़े आया करते थे उनको लोगों ने जला करके फेंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग की गई, पिकेटिंग बोले तो अभी हमने पढ़ा यार, ठीक है, पिकेटिंग की गई। और विदेशी कपड़ा का आयात 1921-22 के बीच आधा हो गया, ठीक है। मतलब विदेशी जो व्यापार हुआ करता था, उनके कपड़ों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, है ना। उनकी राशि 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ हो गई। तो कहने की मोटी मोटी बात यह है कि लोगों ने जम करके बहिष्कार किया असहयोग आंदोलन के प्रभाव, मतलब असहयोग आंदोलन के में जुड़ करके, और उनके कपड़ों को यूज करना बंद किया, उनके कपड़ों की होली जला दी। इससे उनका यहाँ पे जो उनका रेवेन्यू होता था 102 से घट करके 157 करोड़ रह गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि बहिष्कार आंदोलन के दौरान लोगों ने आयातित कपड़ों को छोड़कर के केवल भारतीय कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा, ठीक है। तो लोगों ने पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि कई व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाना ही बंद कर दिया, है ना, कि क्योंकि कई भारतीय व्यापारी भी थे जिन्होंने क्या कर दिया, विदेशी चीज़ों को व्यापार करने, मतलब वो उसे खरीदेंगे नहीं फिर बेचेंगे भी नहीं, ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इस पर भी यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ा यहाँ पे अंग्रेजी शासन पर, ठीक है। तो ये कुछ 3 प्रभाव थे जो कि असहयोग आंदोलन के यहाँ पे पड़े आर्थिक रूप से। अगला कह रहा है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमीशन नियुक्त की, जिसका कार्य भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। इस कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि देखो क्या कहा गया, इसमें 7 सदस्यों को, इसमें सदस्य मतलब 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी, ठीक है, जो कि इस साइमन कमीशन के क्या रहेंगे भाई, अधिकारी रहेंगे, सदस्य रहेंगे। लेकिन इन 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य इंडियन नहीं था, एक भी सदस्य इंडियन नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सातों के साथ अंग्रेज थे,
ठीक है। और ये सातों के सात अंग्रेज थे, भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था, मतलब ये सात में से एक भी भारतीय नहीं था। जहां यह कमीशन जाता था वहां हड़तालें होती थी। मतलब सीधी तरीके से लोग इसको कहते थे कि अगर आप ही आपके अधिकारी हैं तो मतलब इसमें भारतीयों के खिलाफ ही साजिश के लिए ये कमीशन बनाई गई है। और इसी प्रकार से लोगों ने इसका बहिष्कार किया, लोगों ने इसका विरोध किया, बिकॉज इसमें क्या था, एक इसमें 7 सदस्य, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है। काली झंडियां दिखाई जाने लगी, इसे साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया जाता था। इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर, लास्ट में पढ़ लो बेटा। देखो, लाला लाजपत राय का निधन कैसे हुआ, उनके ऊपर इतनी लाठियां चलाई गई जब वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय को लाठियों से प्रहार करके उनकी मृत्यु हो गई, तब तक उन पर लाठियां चलाएंगी और इसी कारण वो शहीद हो गए। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है कि चोरी चोरा हत्याकांड क्या था। चोरी चोरा कांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 में क्वेश्चन इससे आ रहा है। कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, क्वेश्चन कभी भी आ जाए, चोरी चोरा हत्याकांड की घटना कब हुई थी। सो 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को यह घटना गोरखपुर के निकट चोरी चोरा, ठीक है, चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक है। सो हुआ क्या था यहाँ पे कि जो देखो, अब पुलिस थाना तो भाई 1922 में अंग्रेजी शासन के ही हुआ करते थे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, कुछ आंदोलनकारियों ने क्या किया, वहाँ पे पुलिस थाने को ही जला डाला, फूंक दिया पूरा, है ना, आग लगा दी, जिससे कुछ सिपाही जल करके मर गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी क्या है, अहिंसक हैं। ठीक है। अहिंसावाद में वो विश्वास करते हैं और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। तो इसी कारण उन्होंने कई सारे आंदोलन वापस ले लिए और यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि यार वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो शांतिपूर्वक हर एक चीज़ चाहते थे, लेकिन कुछ आंदोलनकारियों ने उग्र होकर के, है ना, उन्होंने पुलिस थाने में ही आग लगा दी। तो ये एक कांड था, घटना थी, जो कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक गांव में, या स्थान कह सकते हैं, है ना, गोरखपुर के, इसमें क्या किया, पुलिस थाने को ही जला दिया गया। ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखे। देखो, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो कमेंट्स में गांधी जी जरूर से लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कोई है कि नहीं। ठीक है, कोई है कि नहीं, कोई देख भी रहा है कि नहीं। क्योंकि यार ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन करके ही जाना है। तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण जो थे वो है राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने के कारण। ठीक है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी गई थी। अंग्रेज जो है भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेने लगे रहे थे। ठीक है। तो ये कुछ राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। मतलब यहाँ पर भारत में कुछ ऐसे, मतलब जब आंदोलन वगैरह हुए, ठीक है, जब दबाव बनाया अंग्रेजी शासन पर, तो वो यहाँ पे भारतीय सेना जो है अंग्रेजी शासन में भारतीयों को, है ना, इंडियंस को क्या करने लगे, भर्ती करने लगे कि हाँ अब ये भी इसमें नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। 23 और 25 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन शायद बन जाए और ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो इनके क्या विचार थे गांधी जी, मतलब देखो, एक मुद्दा तो गांधी जी का, अगर विचारों की बात करी जाए हमेशा, तो अहिंसा एक मुद्दा लेकर के चलना। ठीक है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों की एकता के लिए सूत्र में बांध सकता है। ठीक है। तो वो अहिंसा की बात करते थे। ठीक है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता था, ऐसा गांधी जी कहते थे। ठीक है। और क्या कहते थे, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर, ठीक है, सत्य के मार्ग पर भी वो चलते थे। ठीक है। मतलब सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। ठीक है। तो उन्होंने सत्य, संघर्ष और अन्याय, ठीक है, और जो सही आदमी है वो अहिंसा को लेकर के चले तो वो अपना यहाँ पे संघर्ष जरूर से सफल कर पाएगा, ऐसा वो कहते थे। यही उनके विचार थे। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इससे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीकी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव या उस पर असर पड़ा। रिंडरपेस्ट ये एक बीमारी का नाम है। ठीक है। ये अफ्रीका के लोगों में फैली हुई एक बीमारी का नाम है, जो कि 1880 के दशक में फैली। ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, अफ्रीका 1880, रिंडरपेस्ट। ठीक है। तो ये याद रखना चीज़। ठीक है। अगला कह रहा है कि चटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय था। ठीक है। तो ग्वाटेमाला और पनामा में, हुंडुरस और बहामा में, तो गुआना और त्रिनिदाद में। ठीक है। चटनी म्यूजिक की बात करी जा रही है। ठीक है।
चटनी चटनी। अगला कह रहा है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इससे ऑब्जेक्टिव बनना है। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। इससे क्वेश्चन भी बनता है, आर्थिक महामंदी के कुछ कारण लिखिए, ठीक है, तो कुछ प्रभाव लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विनिमय दर का अर्थ बताइए। भाई विनिमय दर है क्या? विनिमय तो हम जानते हैं कि एक दूसरे से मतलब एक तरीके से आदान प्रदान वस्तुओं का या व्यापार, ठीक है। तो विनिमय दर क्या है? ठीक है, देखो इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए क्या किया जाता था? विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता था, ठीक है। तो विनिमय दर ये हुआ करती थी कि देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो कई देश क्या होंगे इसमें? अपनी मुद्राओं को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इसे जोड़ेंगे, ठीक है, अर्थात एक दूसरे देश की मुद्राओं की खरीदी या बिक्री की जा सके जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार हो, ठीक है। तो विनिमय दर का एक अर्थ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की सुविधा के लिए विभिन्न देश क्या करते थे? अपनी मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा करते थे, ठीक है, जिससे उनकी मुद्राओं की खरीदी या बिक्री की जा सके, ठीक है। कह रहा है कि आयात शुल्क क्या है? ठीक है, तो ये शुल्क मतलब एक तरीके से टैरिफ है जिसके लिए ट्रंप चिल्ला रहा है, ठीक है। तो यह वही चीज़ है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वस्तुएं अन्य देशों से आती हैं। यह सीमा पर बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर ली जाती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का शुल्क या टैक्स है। अगर देखो आप दूसरे देशों से चीज़ें मंगाते हो, ठीक है, दूसरे देशों से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाएगा, जो कर लगेगा उस पर वो होगा आयात शुल्क, ठीक है। मतलब अगर भारत है अमेरिका से कोई चीज़ मंगाता है, अमेरिका से कोई चीज़ भारत में आती है, तो भारत के बंदरगाह पर क्या लगेगा? उसका आयात शुल्क लगेगा, ठीक है, आयात शुल्क लगेगा, ठीक है। तो यही क्या है? यही आयात शुल्क है, ठीक है। मतलब दूसरे देशों से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क ही आयात शुल्क कहलाता है, ठीक है। मतलब आ रही है तो आयात आ। अगला कह रहा है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? रेशम मार्ग भाई क्योंकि यार एक ऐसा समय हुआ करता था कि विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार रेशम मार्ग से हुआ करता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर जहाज कहीं से आ जा रहे हैं तो वो रेशम मार्ग से हुआ करता था, जब वहाँ से व्यापार, ठीक है। देखो या सिल्क मार्ग भी इसे कहते हैं, ठीक है। सिल्क रेशम समझ ही गए होंगे आप लोग। सिल्क मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था। मतलब देखो आप, विश्व के विशाल भागों को जोड़ रहा है, यूरोप को जोड़ रहा है, उत्तरी अफ्रीका को जोड़ रहा है, ठीक है। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था, लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेन चीज़ इतनी है, मेन मुद्दा इतना है इसका। रेशम मार्ग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे देखो रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यह देखो कई सारे देशों को, है ना, विश्व के विशाल भागों को जोड़ने का काम करता था, जिससे कि यूरोप हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो गया, ठीक है, इनको जोड़ने का, एशिया को साथ में साथ, ठीक है, तो इनको जोड़ने का काम कर रहा था, इसलिए महत्वपूर्ण था। और इसे रेशम मार्ग इसलिए कहा गया क्योंकि यह क्या था? रेशम का व्यापार इसमें होता था, इसलिए रेशम मार्ग कहलाया, सिल्क रूट कहलाया। कह रहा है कि कॉर्न लॉ क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इसको मत छोड़ना भाई। कह रहा है कि कॉर्न लॉ, तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े भू स्वामियों के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया। समझ रहे हो ना? कॉर्न बोले तो कॉर्न मतलब होता क्या है भाई? कॉर्न मतलब बोले तो मक्का, ठीक है। लॉ बोले तो कानून, ठीक है, लॉ बोले तो नियम कानून रूल्स, ठीक है। सो ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े जो भूमिपति होते थे, स्वामी होते थे, है ना, इनके दबाव में आकर के मक्का की आयात पर रोक लगा दी, ठीक है। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें क्या कहा गया? कॉर्न लॉ कहा गया था, ठीक है। तो कुछ भूस्वामियों ने क्या किया? सरकार पर दबाव डाला और सरकार ने क्या किया? इस मक्के के आयात पर, मक्का नहीं आएगा अब भारत में, ठीक है, मक्का नहीं आएगा, इम्पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, इस पर पाबंदी लगा दी। और अब जिन नियमों के तहत वो पाबंदी लगाएगी वही कॉर्न लॉ कहलाए, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगला कह रहा है कि हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? तो हायर परचेज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत जो है साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई भाई, अब कर्जे में खरीद रहे हैं आप चीज़, फिर वो किस्तों में चुका रहे हैं, ठीक है, ईएमआई भर भर के। नेक्स्ट है कि बीटो या निषेधाधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। नीटो, सॉरी बीटो, ठीक है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। भाई देखो क्या होता था, ये एक प्रकार का अधिकार है। मतलब देखो अब निषेधाधिकार पढ़ो, उसमें क्या निकल रहा है? अधिकार, ठीक है। तो ये निषेध अधिकार मतलब देखो
मतलब आप समझ लो यहाँ पर 5 लोगों के सदस्यों की एक कमेटी है ना, 4 लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ यार ये ऐसा होना चाहिए, सही है, लेकिन एक उसमें निकलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ही सदस्य उसमें असहमति जता दे, असहमति का प्रस्ताव दे दे, तो उसे खारिज करने का आधार वो बन सकता है, मतलब उसे खारिज किया जाएगा, फिर उसको माना नहीं जाएगा। पांचों के पांच वहां पे क्या होना चाहिए, एग्री होनी चाहिए कि हाँ जी भाई ये बात होनी चाहिए, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें से अगर एक भी सदस्य क्या है, असहमति जताए, असहमति का प्रस्ताव रखे, तो वो यहाँ पे क्या बन सकती है, खारिज हो सकती है चीज़, ठीक है। तो यही एक प्रकार का बीटो या निषेधाधिकार या अधिकार है, ठीक है। अगला कह रहा है कि रेशम मार्ग में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए भाई। देखो पहले तो चीज़ याद रखो, रेशम मार्ग है तो रेशम में सबसे प्रमुखता है रेशम का ही व्यापार होता था, है ना। रेशम मार्ग से चीनी, रेशम, ठीक है, रेशम तो मेन है, रेशम हो गया, चीनी यानी कि शक्कर, पश्चिमी देशों की चीनी पॉटरी, भारत में व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले, ठीक है। भारत के मसाले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। तो मेनली आपको इतनी बात याद रखनी है, किन किन वस्तुओं का, भाई सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं का भी यहाँ पे क्या होता था, व्यापार होता था, रेशम, चीनी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखोगे। कह रहा है कि 500 साल पहले कौन कौन खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, भाई क्या नहीं था इन लोगों के पास यार, तो आलू नहीं थे, अरे रे आज का आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। पहले क्या होते थे, मेनली क्या है, मेनली बात करें तो पहले क्या मसाले वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, मसाले, जिसमें क्या सब कुछ नहीं होता था, ठीक है। कुछ यहाँ पे अब देखो मसाले ऐसे बनते थे, औषधियों से बनते थे, ठीक है, औषधि वृक्षों से। लेकिन जो मेन चीज़ें जो आज के समय की जो चीज़ें हैं इनसे अगर तुलना करें तो ये चीज़ें उनके पास 500 साल पहले नहीं हुआ करती थी, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया था, ठीक है, औद्योगिक युद्ध, ठीक है। क्या कह रहा है, औद्योगिक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। ये सारी वस्तुएं उद्योगों की देन थीं। युद्ध ने मृत्यु और विनाश की जो विभीषिका रची वह औद्योगिक शक्ति के विनाश संभव नहीं थी, ठीक है। सो सीधी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में देखो यार, पहली बार तो ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ था जिसमें रासायनिक हथियारों, हवाई जहाज़ों, टैंकों, मशीन गनों, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया गया। और ये कहाँ से बनकर आई थी, उद्योगों से बनकर आई थी, इसलिए इसे क्या कह दिया गया, औद्योगिक युद्ध का कह दिया गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि 2026 में क्वेश्चन छप के आ रहा है। ब्रिटेन वुड्स समझौता, देखो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना है ना, बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, ठीक है, इस स्थान का नाम है ब्रेटन वुड्स, और वहाँ पर जो समझौता हुआ उसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया। अब इसमें हुआ क्या देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी, ठीक है। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम पर जाना जाता था, ठीक है। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना करी गई, ठीक है। तो सीधी बात है, आईएमएफ एक ऐसी संस्था है या ऐसा मुद्रा कोष है जहाँ से लोग यहाँ पे कई देश क्या करते हैं, यहाँ से आप क्या क्या लेते हैं भाई, लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, जिसके पास कमी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यहाँ पे स्थापना उस समय की गई, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे विश्व बैंक का गठन भी किया गया, ठीक है। तो ये विश्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये रहेगी, इसको जरूर से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये चीज़, ये लाइन यहाँ पे याद रखो, विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स का ट्वेंस भी कहा जाता है ना, जुड़वा कहा जाता है, ट्वेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। ट्वेन कहा जाता है बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ, है ना, इसको ब्रेटन वुड्स समझौते या संस्थान का ट्वेन कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगला चैप्टर आपका आ जाता है औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग, बिल्कुल से इसको करना होगा भाई। कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, कहाँ पे प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बम्बई यानी कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल कहाँ पे लगा था, 1854 में लगा था। और पहली ट्रेन भैया कहाँ पे चली थी, पहली ट्रेन कब चली थी, ये जल्दी से सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। पहली ट्रेन कब चली थी, 1800 में ही चली थी। अब इतना भी लिख दिया, अब आपको एक अंक लिखना है इधर, जल्दी से बताओ सभी लोग, पहली ट्रेन भारत में कब चली, कपड़ा मिल की बात कर ली गई हमने 1854 में, लेकिन पहली ट्रेन कब चली थी जल्दी से बताएंगे। कह लगा कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की, रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने यहाँ पे सूती मिल कपड़े की, है ना, कपड़े मिल की यहाँ पे क्या करी थी, रूपरेखा तैयार की।
फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। फिनिश 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 है ना, फिनिशिंग सेंटर लंदन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि ईटी फॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की, तो 1900 में, ठीक है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय, है ना, ये बुक का शीर्षक है, ठीक है। ये कब प्रस्तुत करी थी? तो 1900 में करी थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, आप बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। कह रहे कि भाई भोसले कौन थे? ठीक है, भाई भोसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, 2024 में आया था, ठीक है। तो क्या थे भाई भोसले? ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, ठीक है। प्राच्य शब्द का अर्थ बताइए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता था, ठीक है। तो भूमध्य सागर एक तरीके का महासागर है, ठीक है, सागर है और समुद्र है ना। इसके पूर्व में स्थित जो देश थे, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? प्राच्य कहा गया। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में, ईस्ट में स्थित जितने भी देश थे उन्हें प्राच्य के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो प्राच्य शब्द का अर्थ इसलिए। कह रहा है कि फ्लाई शटल का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था, ठीक है। तो रस्सियों, फ्लाई, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, फ्लाई और पुलियों के जरिए चलने वाला, ठीक है, फ्लाई शटल के नाम से जाना जाता है। बुनाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हो। नेक्स्ट है गुमास्ता के कोई दो कार्य बताइए। सो बुनकरों पर निगरानी रखना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना तथा माल इकट्ठा करना। बुनकर मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जो मतलब कपड़ा बनाते थे, ठीक है, कपड़ा बनाने वाले लोग कह सकते हो, है ना। सो आप उनके लिए ये शब्द यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो उन पर निगरानी रखना ये गुमास्ता का कार्य था, और कपड़े की गुणवत्ता की जाँच करना और माल इकट्ठा करना, ठीक है, ये कार्य लिख सकते हो। कह रहे कि जॉबर कौन था भाई? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति एक जॉबर रखा करते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी हुआ करता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था और शहर में जमने के लिए मदद करता था, ठीक है। तो एक तरीके से जॉबर क्या हुआ करता था? जॉबर एक विश्वसनीय कर्मचारी हुआ करता था, जो क्या है नए मजदूरों की भर्ती के लिए, है ना, एक कर्मचारी के रूप में हुआ करता था। हाँ, तो ये उसे जॉबर कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। जो लोगों को कहीं से भी लाए हो तो यार, है ना, अपने गांव से लाए, दूसरे गांव से लाए, ठीक है, उन्हें काम का भरोसा दे करके काम में जमने के लिए, है ना, कि उसे लाया उसने काम करने के लिए, है ना, कि काम करो इधर ऐसा वैसा, ठीक है, उसको सैलरी भी उसी तरीके से। कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है भाई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह एक कताई मशीन थी, ठीक है। स्पिन से आप समझ सकते हैं कि मशीन, कपड़ों वाली कताई मशीन कह सकते हो, ठीक है। सो जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में किया था। यह एक समय में कई धागे बना सकती थी, जिससे कताई की प्रक्रिया तेज हो गई, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। एक मशीन थी, एक प्रकार की कताई मशीन, जिसकी खोज जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में की थी, ठीक है। कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्यों बढ़ा भाई? वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, भारत में उद्योग का उत्पादन बढ़ रहा है भाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। देखो, ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, जिससे मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया, ठीक है। अब यार, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब ब्रिटिश सेना की जो कुछ कारखाने वगैरह, ब्रिटिश कारखाने जो थे, है ना, वो क्या थे, वहाँ पे युद्ध में व्यस्त थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, भारतीयों को वहाँ पे क्या मिल गया, थोड़ा यहाँ पे और इनका ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह काम हो गया, उद्योग का काम बढ़ गया, ठीक है, और ज़्यादा इनका चलने लगा, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे बिजी थे, इस कारण यहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है। और भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यार ये लोग इतने व्यस्त थे कि वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे व्यापार में, ठीक है। तो भारतीय बाजारों को क्या मिला? रातों रात विशाल देसी बाजार मिल गया, जिससे भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, ठीक है। और भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां, वर्दी, टेंट, चमड़े के जूते आदि बनने लगे, ठीक है। मतलब यार, अब इन लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी यार, क्योंकि यार देखो यार, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, युद्ध हो रहा है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे फौज के लिए जूट वगैरह की बोरियां हो गई, वर्दी हो गई, टेंट हो गए, चमड़े के जूते वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे भारतीय कारखानों में बनने लगे, ठीक है। तो इसके कारण भी यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन बढ़ा हमारा भारत का, ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी चीज़ों के उपयोग पर बल दिया, ठीक है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, हम अपना स्वदेशी चीज़ों को बल देने लगे, ठीक है, और भारतीय कारखानों की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है।
एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, जिसमें आपकी वर्दी, टेंट, चमड़े के जूते वगैरह आ गए, ठीक है। और क्या किया, वो यहाँ पे क्या थे, ब्रिटिश शासन वहाँ पे व्यस्त था युद्ध में, युद्ध संबंधी उत्पादन में, ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या मैनचेस्टर का माल आयात कम हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फायदे ऐसे भारत को हो गए। अगला कह रहा है स्टेपलर्स, फुलर्स और कार्डिंग से क्या आशा है, ठीक है। सो तीनों चीज़ें देख लो। एक ऐसा व्यक्ति जो रेसों के अनुसार ऊँट को छांटता है, ठीक है, तो उसे स्टेपलर कहते हैं। पुलर किसे कहते हैं भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़े को इकट्ठा करता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिससे कपास या ऊन को कताई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस आपको याद रखना है, ये मेनली है स्टेपलर, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। अगला आपका चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इससे तो बहुत ही कम नंबर का आएगा, वैसे तो मैं छोटा ही ये चैप्टर है, ठीक है। कह रहा है कि पहली मुद्रण तकनीक कहाँ विकसित हुई, सो चाइना में, ठीक है। मुद्रण तकनीक से याद रखना हमेशा चाइना को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में प्रेस का जनक, ठीक है, प्रेस का जनक भारत में किसको कहा गया है, ठीक है। सो जेम्स ऑगस्टम हिक्की को कहा गया है, ठीक है, जेम्स ऑगस्टम हिक्की को कहा गया है भारत में प्रेस का जनक। नेक्स्ट है कि मार्टिन लूथर कौन था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धर्म सुधारक के रूप में मार्टिन लूथर को जाना जाता था, ठीक है। सो ना एक वैज्ञानिक थे, ना राष्ट्रवादी नेता थे, ना लेखक थे, धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था, ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी जो है ना टोक्यो, ठीक है, तो इसका जो है पुराना नाम क्या था, एडो था, ठीक है। पुराने नाम में से एडो के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाएंगी, सेटो, मुकामू, टोकाकू, एडो, है ना। टोक्यो का प्राचीन नाम एडो, ठीक है। अगला कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक। 1876 में प्रकाशित अमर जीवान आत्मकथा किसने लिखी, रस सुंदरी देवी ने लिखी थी, ठीक है। रस सुंदरी, सुंदरी नहीं, रस सुंदरी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अमर जीवान, रस सुंदरी, ठीक है। अगला कह रहा है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पांडुलिपियाँ क्या थीं, क्वेश्चन बन सकता है। देखो पांडुलिपि मतलब लिपि तो समझते हो ना, लिखी हुई चीज़ें, तो हस्तलिखित पुस्तकों और पांडुलिपियों, हस्तलिखित पुस्तकों को ही पांडुलिपियाँ कहा जाता था। ये ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी, ठीक है। मेनली ये ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्ते क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इन पर क्या इसी प्रकार से यहाँ पे हाथों से लिखा जाता था, ठीक है, हाथों से, है ना, मतलब वो कलम हुआ करती थी इस तरीके से, ठीक है, मोरपंख से जैसे भी लिखते थे, तो वो पांडुलिपि मतलब इनसे लिखी जो पुस्तकें हुआ करती थी हाथ से लिखी, तो उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। और ये पत्तों पर लिखी जाती थी मेनली। कह रहा है कि चैप बुक और चैपमैन से क्या आशा है, तो चैप बुक जो है पॉकेट बुक के आकार की छोटी के बाद किताब होती थी, और इन्हें बेचने वाला चैपमैन कहा जाएगा, ठीक है। तो चैप बुक क्या है, चैप में क्या छुपा है, बुक, तो एक क्या है, छोटी किताब, ठीक है। चैप बुक से तो समझ गए, पॉकेट बुक के आकार की, है ना, पॉकेट बुक समझते हो ना, छोटी बुक, ठीक है। और इसे बेचने वाले को चैपमैन, ठीक है, जो इसे बेचेगा वो चैपमैन है, और जो छोटी बुक है वो चैप बुक है। कह रहा है कि बल्लाड क्या है, ठीक है, इससे क्या आशा है, गाथा गीत, गाथा गीत एक ऐतिहासिक आख्यान है जिसे गाया या सुनाया जाता है या जनप्रिय होता है, ठीक है। तो मतलब यार गाथा गीत से समझ गए होंगे, एक ऐसा गाने वाला या सुनाया जाने वाला एक आख्यान है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कह रहे कि प्लाटेन क्या था, तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता था जिसे कागज़ के पीछे दबा करके टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह लकड़ी का होता था, बाद में इस्पात का बनाया जाने लगा, ठीक है। तो प्लाटेन क्या होता था, जिस पे देखो अक्षर छपे हुए रहते थे, फिर उससे प्रिंट होकर के वो यहाँ पे कागज़ पर या पत्र पर उतर आते थे, ठीक है। तो ये प्लाटेन हुआ करता था। भारत में अगला कह रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन बन सकता है भाई। कह रहा है 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई पुस्तकें छापीं। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में 50 किताबें छप चुकी थीं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन पर ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होने लगा है ना, कई पुस्तकें छपने लगी, ठीक है। पुर्तगाली धर्मचारकों के साथ यहाँ पे 16वीं सदी में आया, फिर उससे पुस्तकें छपी कई सारी, है ना। और ये कन्नड़ भाषा में भी 50 पुस्तकें लगभग छप चुकी थी, ठीक है, कोणरी कन्नड़ में, ठीक है। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन और पहली तमिल बुक छापी, ठीक है। तो ये सारी कुछ थी, ठीक है। बंगाल गजट जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया जाने लगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार प्रिंटिंग प्रेस से ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे संभव हो गई। तो ये था। अगला अध्याय है आपका, लास्ट है अध्याय है आपका यहाँ पे, जो इसका हिस्ट्री का कहें तो लास्ट अध्याय है। कह रहा है कि अमर बलिदानी, देखो इससे क्वेश्चन बहुत कम आने हैं, तो हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थोड़े से, और 2-3 इसके क्वेश्चन है केवल, ठीक है। कह रहा है कि सिंधुपति धीरासेन का जन्म कब हुआ था, सो 25 अगस्त
659 ईस्वी में, ठीक है। तो ये रहेगा आंसर, लास्ट वाला है, ठीक है, ये रहेगा सिंधुपति धीरा सेन, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा शंकर शाह को किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? सो डिप्टी कमिश्नर वार्डन के द्वारा, ठीक है, वार्डन के द्वारा यहाँ पर राजा शंकर शाह को बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है ना, जो कि एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 18 सितंबर 1857, ठीक है। ये वही साल है जो कि स्वतंत्रता संग्राम का उग्र समय था, ठीक है। तो ये बिल्कुल से याद रखना, 1857, ठीक है, 18 सितंबर 1857 में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिए गए, कह रहा है 1857 की क्रांति में गढ़ मंडला क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा शंकर शाह और उसके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने, ठीक है, जिन्हें फांसी दी गई थी, मतलब जिनका मृत्युदंड किया गया था, ठीक तरीके। तो ये है, तो इन्होंने ही यहाँ पर गढ़ मंडला क्षेत्र की यहाँ पे क्या है, नेतृत्व की। और राजा शंकर शाह मध्य प्रदेश की किस जागीर के शासक थे? तो गढ़ मंडला के, ठीक है, गढ़ मंडला के शासक हुआ करते थे राजा शंकर शाह जी, ठीक है। और इनके नाम से आपने सुना हो तो एक यूनिवर्सिटी भी है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी वो चल रही है आज। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भैया ये क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे इनकी बात है और इनका बलिदान है एक, ठीक है। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह गढ़ मंडला के शासक थे। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। डिप्टी कमिश्नर वार्डन ने उन्हें 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार करके 18 मतलब 4 दिन बाद फांसी या जिस तरीके से भी उनका मुंह बांधकर उनकी हत्या कर दी और उनको मृत्युदंड दे दिया। और उनका यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक गौरवशाली गाथा थी, ठीक है। तो एक तरीके से संक्षेप टिप्पणी में यही लिखना है। आप उनके बारे में क्या जानते हो तो वो लिख दोगे। यह कहाँ के शासक थे? गढ़मंडला शासक थे, गढ़मंडला के शासक थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति में सहयोग देने के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? एक विद्रोह की योजना बनाई, ठीक है। और जिस कारण 14 सितंबर 1857 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा? ठीक है, कमिश्नर वार्डन के द्वारा। और 18 सितंबर को उन्हें क्या किया? मुंह बांध करके उड़ा दिया गया, मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया गया। अगला है आपका ख्वाजा नायक का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र से, ठीक है, निमाड़ क्षेत्र वहीं बड़वानी से है, ठीक है, खंडवा खरगोन से, ठीक है। सो बड़वानी यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ख्वाजा नायक का संबंध कहाँ से है? सो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे सारे चैप्टर हिस्ट्री के ख़त्म, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे आपके क्या, पॉलिटिकल साइंस एंड आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे क्वेश्चन को रेडी करो एंड पिछला वीडियो जियोग्राफी का जरूर से देख लेना एंड प्लेलिस्ट चेक करते रहो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्दी से बिल्कुल सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्त को शेयर कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।